वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, जैसे कि इंट्रोडक्शन किया, फॉरेन पॉलिसी का डेफिनेशन किया, फिर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कस किया। और आज हम लोग करेंगे इंडियाज़ रोल इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट, भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर के स्टार्ट से ही आप लोग बार बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप लोग सुन रहे हैं। तो आज आप लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था और इसको किसने शुरू किया और भारत में इसकी क्या रोल रही है। तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जानते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता की नीति को लागू करने का श्रेय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। यह एक ऐसी स्वस्थ और सक्रिय विदेश नीति है जो विश्व शांति और राष्ट्रीय हितों दोनों को ही बढ़ावा देती है। विभिन्न शक्ति गुटों का सैनिक संधियों से अलग रहकर हर अंतर्राष्ट्रीय मामले पर उसके गुण और दोष के आधार पर निर्णय लेती है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर एक सुनिश्चित नीति और आंदोलन के रूप में इसका शुभारंभ 1955 के अफ्रीशियाई देशों के वाडुम सम्मेलन में हुआ था। शीघ्र ही भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के कर्नल नासिर इसके प्रवक्ता माने जाने लगे। भारत की पहल पर बाडुंग सम्मेलन में अणु बमों पर प्रतिबंध लगाने, साम्राज्यवाद और रंगभेद की निंदा करने, अफ्रीशियाई देशों में एकता और सहयोग बढ़ाने की अपील की गई। आगे चलकर नेहरू, नासिर, टीटो के अलावा घाना के एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्नो भी इसके प्रमुख नेता बन गए। फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रवक्ता नेहरू, नासिर, टीटो को ही माना जाता रहा और इनमें भी नेहरू का स्थान सबसे ऊपर था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की भूमिका ऐसे क्षणों में बहुत महत्वपूर्ण थी। वह स्वयं अपने विदेश मंत्री थे, इसलिए उन्होंने 1946 से 64 तक भारत की विदेश नीति को पूर्णतः प्रभावित किया। उनकी विदेश नीति के 3 उद्देश्य थे। एक, कठिनाइयों से प्राप्त की गई स्वतंत्रता यानी कि संप्रभुता का संरक्षण करना, भारत की क्षेत्रीय अखंडता का संरक्षण करना और तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने रीडिंग की है, आप लोग इसको थोड़ा सा जानिए। यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि सबसे पहली बात यह है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो वह एक ऐसे विश्व में एक तरीके से नए देश के रूप में पैदा हुआ जहाँ चारों तरफ अशांति की स्थिति बनी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग खत्म हुआ था और चारों तरफ शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था। एक गुट को अमेरिका लीड कर रहा था और दूसरे गुट को सोवियत संघ लीड कर रहा था। तो भारत जैसे जितने भी देश थे, जैसे अफ्रीशियाई देश हुए, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया, इस तरह के जो देश थे वह भी तुरंत स्वतंत्र हो रहे थे और हुए थे। तो इस तरह के जो देश थे वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे और यह किसी भी गुट में शामिल होकर फिर से दबे कुचले देशों की तरह नहीं रहना चाहते थे। तो ये सब मिलकर आपस में संधि किए, ये सारे देशों ने आपस में मिलकर बात करी और यह फैसला किया कि हम लोग किसी भी गुट में यानी कि किसी भी अलाइनमेंट में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम लोग इनसे नॉन अलाइन रहेंगे। तो ये नॉन अलाइन रहने का जो डिसीजन था, यह एक मोमेंट बन गया। ये ऐसा मोमेंट बन गया कि पहले जो शुरू में 2-4 देश इसमें शामिल थे, वह बढ़कर बहुत सैकड़ों देशों में गिनती आने लगे। तो इस तरह से उस समय की जो स्थिति थी उसमें इसने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बहुत सारे जो दबे कुचले देश थे, जो लगभग तुरंत स्वतंत्र हो रहे थे, ये सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होते गए और उन्होंने
एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। तो आप लोग देखेंगे आगे क्या क्या हुआ। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कोरिया, हिंद चीन, स्वेज प्रकरण, भारत पर चीनी हमले, निशस्त्रीकरण, कांगो संकट, साइप्रस समस्या, पश्चिमी न्यू गिनी का मसला, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, रंग भेद, जाति भेद, अफगानिस्तान की समस्याओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आप लोग देख रहे हैं 1983 में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ और इसमें उस समय कितने देश इस आंदोलन में शामिल थे? 101। और इसका उद्घाटन करते हुए उस सम्मेलन की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि यह इतिहास का सबसे बड़ा शांति आंदोलन है और उन्होंने संसार के अन्यायपूर्ण अर्थतंत्र के अंतर्गत अमीर देशों द्वारा जो कर्ज और व्यापार की शर्तों को लाद कर गरीब राष्ट्रों का शोषण करते हैं उन्हें भी इसकी चेतावनी दी और कहा कि परमाणु युद्ध के खतरे के खिलाफ विकास, स्वतंत्रता, निशस्त्रीकरण, शांति आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे हमेशा। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत की भूमिका रही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। फिर 1986 में जो 8वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हरारे में हुआ, भारत की पहल पर अफ्रीका कोष स्थापित किया गया और भारत ने अपनी तरफ से 50 करोड़ की राशि इसमें डोनेट करी, जिस वजह से भारत को अफ्रीका कोष का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद भी लगातार कई समय तक भारत को इस अफ्रीका कोष का अध्यक्ष बनाते रहा गया। फिर आप लोग देखेंगे कि इस कोष से अफ्रीका के पिछड़े निर्धन देशों को खाद्यान्न, परिवहन, संचार, ऊर्जा आदि की सहायता दी जाने लगी। तो इस तरीके से काम कर रहा था हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह जो मुहिम चालू की थी कि हमें किसी भी देश में के गुटों में शामिल नहीं होना है और हमें उनसे अलग रह के जो जितने भी विकासशील देश है उनके विकास पर काम करना है। फिर देखिए बेलग्रेड में आयोजित 9वें शिखर सम्मेलन में 13 राष्ट्र का एक ऐसा समूह आगे आया जो अपनी आपसी होड़ को किनारे करके एक सीमित खुले बाजार की ओर बढ़ना चाहता था। उनका मानना था कि अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम जितने भी विकसित देशों के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करते चले जाएं। तो इस तरीके से भारत की भूमिका बहुत सराहनीय रही थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में और भारत तो आज भी इन नीतियों का पालन करता है। भले यह माना जाता है कि बीच में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाने से, सोवियत संघ के विघटन हो जाने से, युगोस्लाविया के बिखराव हो जाने से, फिर मिस्र की उदासीनता के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चर्चा कम होती रही, लेकिन भारत तो आज भी इन नीतियों का पालन करता है अपनी विदेश नीति में और वह गुटनिरपेक्ष रहकर ही अपनी आगे की नीतियां चलाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भारत की नीति क्या रही, भारत ने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से पिछड़े राष्ट्रों को साथ लेकर आया। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड कुछ भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी में इसको शामिल कीजिए। आप इसके शॉर्ट या लॉन्ग नोट्स दोनों बनाइए और इसको राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आगे के वीडियोस में मैं अब रिलेशनशिप पे बात करूंगी कि किस तरीके से इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप रहे हैं और आगे किस तरीके की नीतियां रहेंगी, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।